देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है। भारत की मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से सर्वसहमति से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी सहमति की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद संसद संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मौजूदगी यानी कि मंजूरी के बाद सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकती है। कोविंद समिति ने साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी थी। 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद समिति ने यह भी कहा है कि 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे। ऐसे में चलिए बताते हैं कि देश में कब एक साथ चुनाव हुए थे, एक साथ चुनाव कब बंद हुए और इसकी वजह क्या रही थी। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक एक साथ चुनाव कराए गए। 1968-69 के बाद यह सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थीं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में मद्रास के क्षेत्रों को काट कर किया गया था। उस वक्त इसमें 190 सीटों की विधानसभा थी। आंध्र प्रदेश में पहले राज्य विधानसभा चुनाव फरवरी 1955 में हुए, दूसरे आम निर्वाचन 1957 में हुए। 1957 में 7 राज्य विधानसभाओं यानी कि बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं हुआ। सभी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया ताकि साथ साथ चुनाव हो सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को 1956 में पारित किया गया। एक साल पश्चात दूसरा आम निर्वाचन 1957 में हुआ। वहीं 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका देश के दक्षिणी छोर पर स्थित केरल से लगा हुआ था। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। चुनौती भी ऐसी कि इस पार्टी ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। इसके साथ ही आज़ादी के 10 साल बाद केरल वह पहला राज्य बना। गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में यहाँ आई। लोकसभा के साथ कराए गए राज्य विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को कांग्रेस की 126 में से 60 सीटों पर जीत मिली। 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से वाम दलों ने बहुमत भी हासिल कर ली और ईएमएस नंबूदरीपाद देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा की किसी बड़े देश के बड़े राज्य चुनाव में यह पहली जीत थी। शीत युद्ध की और बढ़ती दुनिया के लिए यह नतीजे कई सवाल भी लेकर आए थे। कई विवादों के बीच केरल की यह गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। महज 2 साल बाद ही ईएमएस नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1960 में राज्य में नए सिरे से विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में वाम दलों को बहुत बड़ी हार मिली। वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने इन चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की ओर मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के लिए खुद नेहरू ने जमकर प्रचार किया। यह चुनाव लोकतंत्र और साम्यवाद में से किसी एक को चुनने का चुनाव बन गया। चुनाव के दौरान रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ। सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस को 60 सीटें मिली और उसके सहयोगी दलों ने 31 सीट पर जीत दर्ज की। वाम दल महज 26 सीटों पर सिमट गए। नतीजों के बाद एक और दिलचस्प बात हुई। 127 सीट वाले सदन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन मुख्यमंत्री सोशलिस्ट पार्टी के लिए यानी कि पीए थनु पिल्लई बने थे। 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुए। जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग अलग से कराए गए, उसके पीछे दिलचस्प किस्सा है। बात 1971 की है। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर चुकी थी। चुनाव में 14 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा की नई पार्टी कांग्रेस नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। वो सुधार जिन्हें कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स की वजह से इंदिरा अब तक लागू
नहीं कर सकी थी। इसके लिए इंदिरा और उनकी पार्टी ने वक्त से पहले चुनाव में जाने का फैसला भी लिया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यह तय हो गया था कि लोकसभा चुनाव राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे। गुहा इंडिया आफ्टर नेहरू किताब में लिखते हैं कि समय से पहले आम चुनाव करवाकर प्रधानमंत्री ने बड़ी चतुराई से अपने आप को विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया था। गुहा लिखते हैं कि दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में जाति और नस्लीयता की भावना राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर देती थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को इससे बहुत नुकसान हुआ था। खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दों ने बहुत असर डाला था। इस बार इंदिरा ने तय किया था कि पहले आम चुनाव करवाकर वो इन दोनों ही मुद्दों को अलग कर देगी और जनता से राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर सीधा समर्थन मांगेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं के धड़े से बनी कांग्रेस ओ ने जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंदिरा के खिलाफ महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन ने इंदिरा के खिलाफ अभियान चलाया। इसी दौरान विपक्ष की ओर से इंदिरा को हटाओ का नारा गढ़ा गया। इस नारे को इंदिरा की कांग्रेस ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। विपक्ष के नारे के जवाब में इंदिरा ने कहा कि वे कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ। कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा जनता में खूब चला। वहीं गरीबी हटाओ के नारे के जरिए कांग्रेस ने खुद प्रगतिशील बताया, जबकि विपक्ष को प्रतिक्रियावादी ताकतों का गठजोड़ बताया गया। चुनाव को व्यक्ति केंद्रित बना देने से विपक्ष के फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ। दूसरी तरफ इंदिरा ने सत्ताधारी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद से ही चुनाव तक इंदिरा ने 10 हफ्ते में 58,000 किमी से ज़्यादा की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 300 से ज़्यादा चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। करीबन 2 करोड़ लोगों ने उनका भाषण सुना। उस दौर में इंदिरा के इस चुनाव प्रचार, इंदिरा की सियासी स्थिति की तुलना 1952 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनाव प्रचार और सियासी हालत से की गई थी। वहीं अपने भाषणों में इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी और पुरानी पार्टी के फर्क को खुलकर जनता के सामने रखा। इंदिरा इन भाषणों में यह संदेश देती थी कि पुरानी कांग्रेस रूढ़िवादी और निहित स्वार्थी के हाथों की कठपुतली थी, जबकि नई कांग्रेस गरीबों के हितों के प्रति समर्पित थी। इंदिरा की नई पार्टी की सांगठनिक कमजोरी को युवा कार्यकर्ताओं के उत्साह ने दूर किया। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर उमड़ी भारी भीड़ ने साफ कर दिया कि लोग तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए नई उम्मीदों से लबरेज हैं। जब नतीजे सामने आए तो 518 सीटों में से कांग्रेस आर को 352 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को महज 25 सीटें ही मिल पाई थी। एक और वामपंथी पार्टी सीपीआई को 23 सीटें तो जनसंघ को 22 सीटों पर जीत मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन में सबसे ज़्यादा 238 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ओ को महज 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने पुरानी रूढ़िवादी सोच वाली ओल्ड गार्ड्स की कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। जीत के भारी अंतर ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इंदिरा गांधी कि कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। नतीजों के विजेता और पराजित होने वाले दोनों ने ही स्वीकार किया कि एक ही व्यक्ति की जीत थी, वो शख्सियत थी इंदिरा गांधी। साल 1952 से कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में उतर रही थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस में हुई टूट के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरी। 1971 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर आगे चलकर कांग्रेस आई बनी और पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया और फिर कांग्रेस आई से आई भी हट गया। बाद में कांग्रेस आर, कांग्रेस आई और फिर कांग्रेस बन गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।